में हम मायोकार्डियल इन्फेक्शन के बारे में बात करते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है। एम आई इज डिफाइंड एज डिसीज कंडीशन विच इज कॉज्ड बाय रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो इन ए coronary artery due to atherosclerosis and an occlusion in artery by the embolus and thrombosis। मीन्स कह रहे हैं कि जो एम आई होती है मतलब कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो होता है ये एक डिसीज़ है जो कि कैसे कॉज होती है। जो हमारी जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं उसमें जब रिड्यूस ब्लड फ्लो होता है मतलब कि ब्लड फ्लो कम हो जाता है तब ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन होती है। अब ब्लड फ्लो कम कैसे होता है, या तो अर्थरोस्क्लेरोसिस हो जाए। अर्थरोस्क्लेरोसिस मीन्स जो हमारी कोरोनरी आर्टरीज हैं उनके अंदर एक प्लैक फॉर्म हो जाता है, ठीक है, जिससे कि उसका ब्लड फ्लो जो होता है कम हो जाता है और ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाता है। एम आई आर हार्ट अटैक, इसे हम हार्ट अटैक सभी जानते हैं। इट इज़ नोन एज आल्सो नोन एज हार्ट अटैक, ठीक है। एम आई आर हार्ट अटैक इज द इनवर्सिबल डैमेज ऑफ मायोकार्डियल टिश्यू कॉज्ड बाई प्रोलॉन्ग्ड इशेमिया एंड हाइपोक्सिया। मीन्स कह रहे हैं कि ये एक इन्वर्सली डैमेज है। मायोकार्डियल टिश्यू जो होते हैं उनका एक इरिवर्सिबल डैमेज मतलब कि दोबारा वो ठीक नहीं हो सकते ना, तो इरिवर्सिबल डैमेज है। और ये कॉस्ट के काहे से होता है, ये कॉस्ट होता है प्रोलॉन्ग्ड एसेमिया एंड हाइपोक्सिया से, ठीक है। फिर सेकंड में कह रहे हैं, अब इसके टाइप बोल रहे हैं, टाइप्स ऑफ इनफ्रैक्ट्स। तो ये सबसे पहले अकॉर्डिंग टू एनाटॉमिक रीजन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल इन्वॉल्व्ड। मीन्स अगर जो जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है उसके जो है एनाटॉमिक रीजन में देखें तो ये एंटीरियर में हो सकता है, पोस्टीरियर है, लेटरल है, सेप्टल है एंड सर्कुम फेरेंटियल है, कम्बिनेशंस है, अर्ध एंटेरो लेटरल है, पोस्टेरो लेटरल है एंड एंटेरोसेप्टल है, ठीक है। फिर देखते हैं अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ थिकनेस ऑफ वेंट्रिकुलर वॉल इन्वॉल्व। मीन्स कह रहे हैं कि जो हमारी थिकनेस होती है वेंट्रिकुलर वॉल की उसमें उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं, ठीक है। तो होता है ट्रांसम्यूरल मतलब कि फुल थिकनेस, पूरी थिकनेस होती है जब ट्रांसम्यूरल होता है। फुल है लैमिनार मतलब कि सब इंडोकार्डियल मतलब कि सब इंडोकार्डियल होता है, ठीक है। फिर नंबर 3 पे आता है अकॉर्डिंग टू एज ऑफ इन्फेक्ट्स मतलब कि एज क्या है उसकी, ठीक है। तो न्यूली फॉर्म्ड मतलब कि नया जो फॉर्म होता है उसे एक्यूट बोलते हैं, रिसेंट बोलते हैं एंड फ्रेश बोलते हैं, ठीक है, जो नए फॉर्म होते हैं। बोल रहे हैं एडवांस्ड इन्फेक्ट्स मतलब जो एडवांस हो गए मतलब कि बहुत पुराने हो गए, ओल्ड हो गए हैं, हील्ड हो गए मतलब कि एक बार हुआ, एक बार कन्फर्मेशन हुआ फिर वो हील हो गए हैं, ठीक है। फिर एन ऑर्गेनाइज हो गए हैं, ठीक है। फिर बोलते हैं इसकी इटियोलॉजी क्या होती है, ठीक है। तो इटियोलॉजी में हमारी क्या आता है, ये तम्बाको स्मोकिंग हो गई, हाइपरटेंशन हो गया, ठीक है, एंड ड्रग एब्यूज़ हो गई एंड ओबेसिटी है, स्ट्रेस, एल्कोहल, एज, जेंडर, डायबिटीज़, हाइपर लिपोप्रोटीनेमिया, फैमिली हिस्ट्री ऑफ एसेमिक हार्ट डिसीज़, हाइपर हाइपर होमोसाइटेमिया एंड क्रोनिक किडनी डिसीज़। मीन्स कह रहे हैं कि हमारी ये जितनी हमारी सारी हैं, तम्बाकू स्मोकिंग है, हाइपरटेंशन है, ठीक है, इनसे सबसे हमारी ये इटियोलॉजी इसकी होती है, ठीक है, ठीक। फिर ये फैमिली हिस्ट्री में जो किसी को होगा हार्ट डिसीज तो हो सकता है, ठीक है, क्रॉनिक किडनी डिसीज तो हो सकता है। अभी देखते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है। तो पैथोफिजियोलॉजी में आप एग्ज़ाम में अगर जो ऐसे ही एकदम ऐसी तरह आप बनाएंगे, पूरा समझाएंगे, ठीक है, तो पूरे के पूरे नंबर आपको मिलेंगे। जिसमें क्या दिखा रहे हैं कि नंबर 1 पे अगर जो आपको आर्थरोस्क्लेरोसिस हुआ है, ठीक है, तो जब आर्थरोस्क्लेरोसिस होगा तो ग्रेजुअल ऑब्स्ट्रक्शन होगा, और जब ग्रेजुअल ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो एसेमिया को कॉज करेगा, एसेमिया कॉज करेगा हाइपोक्सिया को, एंड जब हाइपोक्सिया होगा तो रिड्यूस्ड ऑक्सीजन डिमांड होगी जो कि एंजाइना को कॉज करता है, एंड उसके बाद जब रिड्यूस्ड ऑक्सीजन डिमांड होगी तो थ्रम्बोसिस होगा, थ्रम्बोसिस से जो अनस्टेबल एंजाइना से बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद परमानेंट थ्रम्बस होगा, परमानेंट थ्रम्बस हो जाएगा, और नेक्रोसिस होगी, नेक्रोसिस से मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हो जाएगा। एंड सेकंड में आता है कि आर्टेरियल स्पाज्म जो होता है वो जो आर्टेरियल में आर्टरीज में स्पाज्म जम जाएगा तो क्या होगा, तो उससे बोल रहे हैं कि सडन रिवर्सिबल ऑब्स्ट्रक्शन होगा मतलब कि तुरंत ही रिवर्सिबल ऑब्स्ट्रक्शन होगा, जैसे कि असेमिया कॉज होगी, असेमिया से हाइपोक्सिया होगा, एंड हाइपोक्सिया से रिड्यूस्ड ऑक्सीजन डिमांड होगी, जैसे थ्रम्बोलाइसिस हो जाएगी, एंड परमानेंट थ्रम्बस फॉर्म हो जाएगा जिससे कि नेक्रोसिस होगी,
और नेक्रोसिस से मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हो जाएगा। और नंबर 3 पे आता है अर्थ्रोस्क्लेरोसिस प्लस प्लाक स्प्लिट प्लस थ्रम्बस, मतलब कि तीनों चीज़ हो जाए, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि सडन नॉट यूजुअली रिवर्सिबल, मतलब कि सडन अचानक नहीं होगा, एंड यूजुअली रिवर्सिबल भी हो सकता है, ठीक है। तो ऑक्लूजन होगा, ऑक्लूजन से डायरेक्टली एसेमिया होगी, एंड एसेमिया से हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया से रिड्यूस्ड ऑक्सीजन डिमांड होगी जिसे हम एंजाइना बोलते हैं, एंजाइना हो जाएगी। फिर उससे हम थ्रोम्बोलाइसिस हो जाएगी, इसे हम अनस्टेबल एंजाइना बोलते हैं। फिर परमानेंट थ्रम्बस फॉर्म हो जाएगा, और जब परमानेंट थ्रम्बस फॉर्म होगा तो नेक्रोसिस होगी, और नेक्रोसिस से डायरेक्टली मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हो जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा, ठीक है। तो हमारी पैथोफिजियोलॉजी को हम इसी तरह आप राइट कर देंगे एग्जाम में, तो आपको फुल में से फुल मार्क्स मिल जाएंगे। फिर कह रहे हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या होती हैं, मतलब कि ये साइन क्या दिखाते हैं, सिम्टम्स क्या दिखाते हैं, ठीक है। तो ये चेस्ट पेन होगा आपके, ठीक है, चेस्ट डिस्कम्फर्ट फील होगा आपको, मतलब कि जो हमारा चेस्ट है यहाँ पे आपको पेन फील होगा, ठीक है। डिप्सनेमिया होगा, फटीग फील होगा, एंड अदर सिम्टम्स जैसे कि हो जाएंगे इंक्रीज स्वेटिंग, मतलब कि हमारे पसीना निकलने लगेगा, वीकनेस आपको लगेगी, नोजिया हो जाएगा, वोमिटिंग होगी बार बार, लाइट हेडेक होगा, फिर है पैल्पिटेशन आपको हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, स्लीपलेसनेस मतलब कि आपको नींद नहीं आएगी, हाइपर टेंशन होगी, मतलब कि टेंशन बहुत ज़्यादा होगी आपको, हाइपोटेंशन होगी, ठीक है, एंड अरिदमिया होगा। फिर चेस्ट पेन इज़ लेस इन वुमेन, मतलब कि जो हमारा चेस्ट पेन है, ये नोट करके लिख देना ब्लैक पेन से, तो ज़्यादा अच्छे नंबर उठते हैं, कि जो हमारा चेस्ट पेन है ये वुमेंस में कम होता है, एंड देयर कॉमन सिम्टम्स आर वीकनेस, मतलब कि जो चेस्ट पेन है वो उनसे कम होगा, एंड जो कॉमन सिम्टम्स हैं वीकनेस हो गई, फटीग हो गई, ये सब दिखाई देंगे, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि कॉम्प्लिकेशंस कौन कौन से इंक्लूड होंगे, तो उसमें अरिदमिया हो गया, कार्डियोजेनिक शॉक हो गया, 10% से बोलते हैं, 10% का होगा, कंजक्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है, थ्रम्बो इम्बोलिज्म हो सकता है, रैप्चर हो सकते हैं, वो हम जो टिश्यूज होंगे, ठीक है, कार्डियक एन्यूरिज्म हो सकता है, पेरिकार्डिटिस हो सकता है ना, इसके कॉम्प्लिकेशंस में हो सकता है। अब कह रहे हैं हम डायग्नोसिस के कैसे करेंगे, मतलब डायग्नोसिस करने के लिए हम तो पहले देख रहे हैं क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं। तो क्लिनिकल फीचर्स में इसके आते हैं पेन, इंडाइजेशन एंड अफेरिज्म, शॉक एंड लो ग्रेड फीवर, मतलब कि फीवर हो सकता है वो भी लो ग्रेड का, ठीक है। फिर सेकंड में आते हैं सीरम कार्डियक मार्कर्स, ठीक है, तो इसमें आता है सीके, मतलब कि क्रिटिनिन फास्फोकाइनेज। फिर आता है एलडीएच लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज। फिर आता है सीटीएन कार्डियक स्पेसिफिक ट्रोपोनिन्स, ठीक है। फिर कह रहे हैं ईसीजी चेंजेस क्या होते हैं, तो जो हमारे एसटी सिगमेंट्स होगा उसका इलेवेशन होगा, जो हमारी टी वेव होती है उसका इन्वर्जन हो जाएगा, एंड अपीयरेंस ऑफ वाइड डीप क्यू, उसका जो हमारी जो क्यू वेव होती है वो वाइड डीप अपीयर करेगी, ठीक है। फिर कहते हैं एमआरआई, मतलब कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग के थ्रू हम पता कर सकते हैं, इसकी डायग्नोसिस कर सकते हैं, एंजियोथेरेपी के एंजियोग्राफी से हम कर सकते हैं, पोजीशन इमिशन टोमोग्राफी पीईटी स्कैन, ठीक है, पेट स्कैन से बोलते हैं, पोजीशन इमिशन टोमोग्राफी, ठीक, इसके से कर सकते हैं, चेस्ट एक्सरे के थ्रू हम भी पता कर सकते हैं, डायग्नोसिस कर सकते हैं। फिर कह रहा है मैनेजमेंट में बोलते हैं, मतलब कि हम उसे क्या करना चाहिए, तो नॉन फार्माकोलॉजिकल इसे हम बचने के लिए क्या करें, ठीक है। तो कुछ चेंजेस होते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल में, जैसे हम क्या करें, काउंसलिंग एंड एजुकेशन ऑफ पेशेंट, मतलब कि अच्छी शिक्षा होनी चाहिए पेशेंट के पास कि हाँ कैसे रहना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, तो हम इससे बच सकते हैं, एकदम प्रॉपर एकदम एजुकेटेड होना चाहिए बंदा, जिससे कि वो जान सके। फिर लाइफ स्टाइल मीज़र, उसकी लाइफ स्टाइल कैसी है उसे मीज़र कर ले बंदा वो, ठीक है। फिर स्मोकिंग सेंसेशन होना चाहिए, उसे स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, अवॉइड अल्कोहल इंटेक कम नहीं करना चाहिए, ठीक है। डाइट एंड न्यूट्रिशन उसका सही होना चाहिए, साल्ट रेस्ट्रिक्शन भी होना चाहिए। फिर कह रहे हैं फार्माकोलॉजिकल में हम, जैसे फार्माकोलॉजिकल में हम कौन कौन सी मेडिसिन ले सकते हैं, ठीक है। तो होता है थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स, मतलब कि जो थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स होते हैं वो इसे कम करते हैं। एंटीकोगुलेंट्स होते हैं, एंटीकोगुलेंट्स क्या होते हैं, जो हमारी आर्टरीज होती हैं जो प्लेक फॉर्म होता है वो उसे एंटीकोगुलेंट, मतलब कि वो फॉर्म नहीं होने देते हैं, ठीक है। एंटी प्लेटलेट्स एजेंट्स होते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट होते हैं, लिपिड लोअरिंग ड्रग्स होती हैं, एंड वैसोडाइलेटर भी वर्क करते हैं, जैसे कि वो नहीं होता है। फिर अदर्स में क्या आता है, अदर्स में आ जाता है ये एनाल्गेसिक्स होती हैं, एंटी अल्सर ड्रग्स होती हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स होती हैं, ठीक है।
फिर कह रहे हैं ट्रीटमेंट एल्गोरिज्म फॉर एमआई, मतलब कि हम पूरा एक एल्गोरिज्म बना रहे हैं ट्रीटमेंट का, किस किस टाइप से हम उसका ट्रीटमेंट करें अपने पेशेंट का, जिससे कि वो मायोकार्डियल इन्फेक्शन से बचा रहे, ठीक है, उसका मतलब कि उसकी डेथ ना हो और वो एकदम रिकवर हो जाए। तो पहला है क्या है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो होगा तो उसे हम प्री हॉस्टल और अराइवल करेंगे, ऑन अराइवल, ठीक है। फिर GTN स्प्रे करेंगे, ऑक्सीजन है, पेन रिलीफ दे देंगे, ठीक है। एडमिशन टू हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में एडमिट कर लेंगे, फिर उस पर एस्पिरिन देंगे एंड थ्रोम्बोलाइटिक्स ड्रग दे देंगे, ठीक है, वो जो डॉक्टर होगा वो ये देगा। फिर ड्यूरिंग हॉस्पिटल एडमिशन उसके बीच में हम बीटा ब्लॉकर ऐड कर देंगे, उसकी दर्द में ACH इनहिबिटर होते हैं और इंसुलिन, ठीक है, सब ऐड कर देते हैं। फिर उसे कंसीडर कैसे करते हैं कि रिवेस्कुलराइजेशन होता है, एंजियोप्लास्टी होती है, स्टेनिंग है, आर्टेरियल बाईपास होता है। फिर लॉन्ग टर्म के लिए कौन कौन सी होती हैं, तो रिहैबिलिटेशन क्लासेस होती हैं, एस्प्रिन है, बीटा ब्लॉकर है, ACH इनहिबिटर है, स्टेनिन्स होती हैं, ठीक है। ऐसे हम अपने मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन को हम ठीक कर सकते हैं। तो सबसे मेन पॉइंट एक आप याद रखना कि जो हमारा मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन होता है इसे हम हार्ट अटैक भी बोलते हैं, ठीक है। और इसकी आप इसमें मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन होता क्या है, जैसे हमारा क्वेश्चन आ गया 10 मार्क्स में या फिर 7 मार्क्स में आ गया कि व्हाट इज मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन एंड डिस्क्राइब, ठीक है। वो डिस्क्राइब को करना है तो इसका आप पहले डिफिनीसन लिख लीजिए, इसके टाइप्स क्या होते हैं ये बता दीजिए, इटियोलॉजी इसकी क्या है, ठीक है। एंड पैथोफिजियोलॉजी अब इसकी आराम से अगर इसी तरह दिख लेंगे पैथोफिजियोलॉजी एग्जाम में तो आपके फुल मार्क्स उठेंगे, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा लेंदी नहीं लिखना है आपको, एकदम पैराग्राफ बना के नहीं लिखना है, ठीक है। जैसे इसमें बना हुआ है आप ऐसे ही बना दो पूरे पेज पे, तो आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स उठेंगे, कि जो एग्जामिनर होता है वो भी देखेगा तो आपको जानेगा कि हाँ बच्चा पढ़ने वाला है, ठीक है। उसके बाद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होती है, ठीक है, मतलब कि सिम्टम्स उसके क्या होते हैं, ठीक, साइन सिम्टम्स क्या हो गए, फिर कॉम्प्लिकेशन कौन कौन से होते हैं इसके, ठीक है। फिर डायग्नोसिस कैसे में देख लेते हैं, ECG होता है एंड MRI होती है, एंजियोग्राफी होती है, ठीक है, पेट होती है, पेटी स्कैन होती है, एक्सरे होती है। फिर मेजरमेंट में हम नॉन फार्माकोलॉजिकल एंड ये फार्माकोलॉजिकल दे देते हैं। और लास्ट में आप ट्रीटमेंट एल्गोरिदम आप लिखना चाहें तो लिखिए, अगर जो टाइम नहीं बच रहा है आपको लिखने के लिए तो आप ये ना भी लिखें तो भी चल जाएगा, ठीक है, जिससे कि आपके फुल में से फुल मार्क्स उठ जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लाइकिंग अवर वीडियो।